कॉलेज का एप्लीकेशन भरने के आखिरी मिनट में मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया और गुआडा की जगह पेकिंग यूनिवर्सिटी लिख दी। सबमिट बटन दबाते ही गरीब छात्र सिनायू ने ग्रुप में मैसेज डाला कि उसके नंबर आ गए हैं और वो गुआडा में एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो गया है। वो बहुत खुश है कि वो रुआन और वानर के साथ क्लास में रह सकेगा और उम्मीद करता है कि वो लोग उसे गाइड करते रहें। लू रुआन ने तुरंत जवाब दिया कि जब कभी जरूरत होगी वो हमेशा सबसे पहले उसके साथ रहेगी। पूरे स्कूल को पहले दिन ही पता चल जाएगा कि वो उसकी प्रोटेक्शन में है। मैंने यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी तीनों की फोटो देखी जिस पर लिखा था कि सिनायू, लूरुआन और लिन यांग साथ में गुआडा जा रहे हैं। वो सख्त लिखावट इतने समय बाद भी साफ थी। बिना देर किए मैंने फोटो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दी और फिर ग्रुप में लूरुआन और लिन को जवाब दिया कि इस बार मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। जवाब देने के बाद मैंने तुरंत गेट का पासवर्ड बदल दिया और फिर घर से उनसे जुड़ी हर चीज खाली करने लगा। ढेर सारे गिफ्ट और गुड़ियों को एक बॉक्स में भरकर फेंक दिया। पता ही नहीं चला बॉक्स कब भर गया। जब मैं बॉक्स नीचे ले जाकर कूड़ेदान में फेंक रहा था तो पार्टी से लौटते हुए लूरुआन और लिन यांग से मुलाकात हो गई। उन्होंने लगभग तुरंत ही कूड़ेदान में पड़े। वो सामान देख लिया और आगे बढ़ते हुए गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुमने हमारे दिए हुए सामान क्यों फेंक दिए। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई। वो बोली तुमने ये सामान क्यों फेंका, इतना आगे क्यों बढ़ गए। सामान फेंकना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो जरूर गुस्सा होती। पर अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैंने उनसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए अपना कॉलेज एप्लीकेशन बदल दिया था तो क्या वो पागल नहीं हो जाती। मैंने कहा गुस्सा नहीं हूं, ये सामान तो पुराना हो गया था इसलिए फेंक दिया। क्या सच में गुस्सा नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। आखिर ये दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो गुस्सा क्यों हूं। ये सुनकर लिन ने राहत की सांस ली और लूरुआन का माथा भी शांत हो गया। वो बोली जब पुराना हो गया तो फेंक देना चाहिए था। तुम्हारे लिए नया खरीद देंगे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और बेरुखी से मुड़कर चला गया। मेरी पीठ देखकर लिन को कुछ अटपटा लगा। वो जानती थी कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। उसने गुस्से से अपने बाल खुजाए और लुरुआन की तरफ देखा। लुरुआन ने बेबसी से कंधे उचकाए। फिर लिन ने कहा कि मैं जाकर उसे दिलासा दूं, तुम जाओ। लिन ने मुश्किल से एक कदम बढ़ाया कि उसे कुछ याद आया और वो रुक गई। उसने कहा छोड़ो, वैसे भी वो पहले दिन ही फैसला ले लेगा। अगर अब भी गुस्सा है तो हम सीनाओं के बारे में बता देंगे। उस दिन लुरुआन ने सिर हिलाया और दोनों घर लौट आईं। कई दिनों तक लुरुआन और सीनाओयू मुझसे मिलने नहीं आए। सीनाओयू के लगातार पोस्ट से पता चला कि वो सब उसके साथ थे। सीनाओयू ने अपनी ग्रेजुएशन की विशलिस्ट पूरी कर ली, वो जो पहले कभी नहीं गए थे, जैसे कौतूहल भरा तारामंडल, किताबों में देखी ग्रेट वॉल। वो उसे एक एक करके घुमा ले गए। मैंने एक एक करके सब देखा और यहाँ तक कि मन ही मन उन्हें लाइक भी करने लगा। उस दिन जब मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिला, मैंने अभी उसे रखा ही था कि लू रुआन और लिन यांग ने साथ में मेरा दरवाजा खटखटाया। वो बोली कि उनके एडमिशन लेटर आ गए हैं। क्या मेरा लेटर आया? क्या हम साथ में लेने चलें? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, मेरा तो आ चुका है। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि लू रुआन ने जल्दी से हाथ से दरवाजा रोक लिया। उसने कहा सुनो, मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और फिर साथ में स्कूल का सामान खरीदने चलेंगे। मैंने मना कर दिया पर वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे मजबूरन हामी भरनी पड़ी। मैं उनके पीछे पीछे एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में गया। मसालेदार खुशबू से नाक में गुदगुदी हुई। मैं रगड़ रहा था, आंखें थोड़ी लाल हो गईं। बुक किए गए कमरे में सीनाओ पहले से ही बर्तन सजा रहा था। ये लोग आखिरकार आ गए। बर्तन में उबाल आ रहा है। मैं तुम लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। सेनाओं को देखते ही मैंने सहज रूप से माथा सिकोड़ लिया। लिन ने तुरंत समझाया कि सीनाओ भी स्कूल का सामान खरीदना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे भी बुला लिया। आगे चलकर हम सब क्लासमेट ही हैं। मैंने जल्दी से खाना खत्म करके सामान खरीदा और घर लौटना चाहा, पर टेबल पर बैठते ही मैं उस लाल मिर्च वाले बर्तन में एक और भी नहीं खा पाया। सियानाओं ने तो मजे से खाया, पर मुझे बचपन से पेट की खराबी है। मैं तीखा नहीं खा सकता। बस कुछ और खाया और पेट में जलन होने लगी। मैंने वेटर बुलाकर कुछ और डिश ऑर्डर करने की सोची, पर मेनू लेते ही सिएनाओ ने मेनू छीन लिया और खुद कई और तीखी डिश ऑर्डर कर दी। लू रुआन और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे देखा और हंसने लगे। पूरी तरह भूल गए कि मैं तीखा नहीं खा सकता। अब साफ दिख रहा था कि सिएनाओ सिर्फ बहाना बना रहा था। मैं पहले की तरह चुप नहीं रहा। वो दोनों बचपन के प्रेमी सिएनाओ की तरफदारी करने लगे और मुझ पर उंगली उठाने लगे। मुझे उनके इस नाटक से काफी ऊब आ चुकी थी, इसलिए मैंने चुपचाप पानी पीना शुरू कर दिया और एक शब्द नहीं बोला। मॉल में स्कूल का सामान खरीदने गए तो मैंने विंटर सेक्शन में कई मोटे मोटे कपड़े चुन लिए। लिन ने कहा कि जुआ यूनिवर्सिटी इसी शहर में है, यहाँ तो साल भर बसंत रहता है, इतने मोटे कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है, ये कपड़े ठीक हैं, ट्रैवलिंग के काम आएंगे। लू रुआन ने हल्का माथा सिकोड़ा, होंठ हिलाए पर कुछ बोली नहीं। वापसी के रास्ते मैं सिएनाओ ने काफी झिझकने के बाद लिन और लूरुआन की आस्तीन खींची और पूछा कि क्या वो वापस न जाए। उसने कहा कि जिस मोहल्ले में वो रहता है वहां इन दिनों सुरक्षा प्रॉब्लम है, हर बार जाते हुए डर लगता है। ये कहते हुए उसने लिन और लूरुआन की तरफ बिनती भरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, मेरे घर में काफी कमरे हैं, चुन सकते हो। हाँ, तुम कुछ दिन मेरे घर रुक सकते हो।
सुरक्षित है। सियाना मुस्कुराए, बिना नहीं रह सका। उसने बार बार शुक्रिया अदा किया और चुपके से मेरी तरफ देखा। उसने कहा, धन्यवाद, तुम लोग मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने इतना अच्छा घर पहले कभी नहीं देखा। मैं खिड़की के सहारे लगा रहा, उनकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ बेकार नजरें इधर उधर घुमा रहा था। सियानाओ कहाँ रहता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। अगली सुबह मुझे मम्मी पापा का फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने सच में पेकिंग यूनिवर्सिटी न जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि पेकिंग भले ही बेहतर है, पर तुम रुआन और वानर के साथ एक ही स्कूल नहीं जाओगे। वो दोनों लड़कियां बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। अगर तुम 1 घंटे गायब हो जाओ तो बेचैन हो जाती हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुमने स्कूल बदल दिया तो वो पागल हो जाएंगी। मैंने कहा, ये उनका मामला है। उस एहसान के चलते मुझे ग्वाडा जाना था, पर पेकिंग यूनिवर्सिटी में मेरी पसंदीदा विधा है। ये मेरी जिंदगी है, मैं खुद फैसला लूंगा। मम्मी पापा ने मुझे और नहीं मनाया, बस थोड़ी डांट लगाई। उन्होंने कहा कि तब तो इस समय घर पर ही अच्छे से रहना। उनके बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद वो मुझे प्यार करने आएंगे। वैसे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कॉलेज आने का एक गिफ्ट खरीदा है, लेना मत भूलना। ठीक है मम्मी पापा, थैंक यू। मैंने मुस्कुराते हुए फोन रखा और फिर अपना फोन खोला। 10 मिनट पहले कुरियर वाले ने मैसेज भेजा था कि पार्सल गेट पर रखा है, साइन करना है। मैं तुरंत उठा और दरवाजा खोला, पर कुछ नहीं मिला। जब मैं उलझन में था और कुरियर वाले को फोन करने ही वाला था कि सियानाओ अचानक लू रुआन के घर से निकला और उसके हाथ में कुछ हिल रहा था। उसने कहा कि क्या तुम ये ढूंढ रहे थे? उसके हाथ में एक वायलिन था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे दरवाजे पर एक पार्सल देखा था तो खोल लिया, तुम्हारे मम्मी पापा का भेजा हुआ है। कितना सुंदर वायलिन है, सच में चाहिए? क्या तुम मुझे दे सकते हो? ये कहते हुए वो चमकती आंखों से वायलिन को सहला रहा था और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। मुझे लगभग यकीन हो गया कि मैंने सही सुना है। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि दूसरे का सामान नहीं खोलना चाहिए? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो खुद ले लो। सेनाओं का चेहरा तुरंत लाल हो गया और आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तुम्हें पता है मेरा परिवार इसे खरीद नहीं सकता। तुम मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मेरे पास सेनाओं के नाटक देखने का समय नहीं था। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर वायलिन लेना चाहा, पर सेनाओं ने उसे जोर से पकड़ लिया। ये दिखा रहा था कि उसे यह वायलिन कितना पसंद है। उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं किसने पहले हाथ छोड़ा। वो चमचमाता वायलिन जोर से जमीन पर गिरा। वायलिन का परफेक्ट बॉडी टूट गया और एक बदसूरत दरार साफ दिख रही थी। मैं अपना आपा खो बैठा। शोर सुनकर लू रुआन तेजी से बाहर आई और पड़ोसी के दरवाजे से लिन भी शोर सुनकर तुरंत बाहर भागी। उसने तुरंत सीनाओं का गीला चेहरा देख लिया। उसने पूछा, क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, किसने चोट पहुंचाई? उसने कहा, यह सीनाओं की गलती नहीं है। उसने नया खरीदा वायलिन गलती से गिरा दिया। दुखी होना तो लाजमी है। अचानक इसने मुझ पर अपना गुस्सा निकाला, यहां तक कि धक्का भी दे दिया, पर मुझे गुस्सा नहीं है। जब तक वो खुश रह सकता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सेनाओं की हर बात मैं समझ सकता था, पर जब उन्हें एक साथ रखकर सोचा तो दिमाग में 2 शब्द आते थे, बेतुका। सच में बेतुका। मैंने सोचा नहीं था कि वो काला को सफेद कर देगा। मेरे कुछ कहने से पहले ही लिन ने तुरंत गंभीर चेहरे के साथ मुझे डांटा कि तुम चाहे जितने अमीर और लाडले बच्चे की तरह हरकत करो, ऐसे नहीं कर सकते। सीनाओं से माफी मांगो। उसने कहा, तुम हद से ज्यादा बढ़ गए हो, जल्दी माफी मांगो। मेरा सीना गुस्से से धक हो रहा था। मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश की। लू रुआन और लिन ने कहा कि इस पैसेज में सीसीटीवी लगे हैं। क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि क्या हुआ था? ये सुनकर सिनाओ और भी बेचैन हो गया और जोर से रोने लगा। उसने कहा, रुआन, वानर कृपया उन्हें मत डांटो, मैं ठीक हूं। अगर तुम मेरी तरफ इस तरह हो गए तो मैं उनसे दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। लू रुआन ने तुरंत रुमाल निकाला और सिनाओ के चेहरे के आंसू पोंछे और पीठ थपथपाई। उसने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, रो मत। बस इतना कहकर उसने मुझे देखा और फिर सीनाओं को देखा। अंतर साफ दिख रहा था। फिर वो जोर जोर से रोते हुए सीनाओं को संभालते हुए करवट बदलकर चले गए, बिना पीछे देखे। उनकी पीठ देखकर मेरा सीना और भी भर आया। 3 दिन बाद पहले से तय रियूनियन था। जैसे ही मैं पहुंचा, बहुत सारे क्लासमेट्स ने मेरे पीछे उत्सुकता से देखा। उनकी नजरों में निराशा थी। उन्होंने पूछा कि वो दोनों स्कूल की सुंदरियां तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थीं। हाँ सुना है, सब ग्वाडा में एडमिशन ले रहे हैं। पहले दिन तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। तुमने तय कर लिया कि किसे चुनोगे। सिएना आयु अब भी चुन सकता है। लूरुआन और लिन यांग अब सिएना आयु को प्रेफर करते हैं। तुम लोग अब भी क्यों पूछ रहे हो? क्या बात? वो लोग हंसते हुए मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, पर मैंने एक शब्द नहीं कहा और नहीं उनकी तरफ देखा। मुझे नजरअंदाज करते देख वो और ताने मारना चाहते थे। मैं चुप रहा। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुला। लूरुआन और दूसरे ने सिएनाओं को संभालते हुए अंदर प्रवेश किया। वो लोग पल भर में मेरी तरफ देखकर फिर हंसने लगे। क्लास मॉनिटर ने जल्दी से माहौल संभालते हुए कहा कि सब आ गए हैं, पार्टी शुरू करें। पार्टी में सब बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। लूरुआन ने ध्यान से अपना कोट उतारकर सिएनाओं को पहना दिया। उसने कहा, यहाँ ठंड है, गर्म रहो और फल खाओ। वो उसकी बहुत देखभाल कर रहे थे। पिछली बार की घटना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं कोने में बैठा बेरुखी से फल खा रहा था। किसी ने ट्रूथ और डेयर खेलने का प्रस्ताव रखा। मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता था, पर मुझे जबरदस्ती खींच लिया गया। कुछ राउंड खेलने के बाद मैं हार गया।
उन्होंने कहा, चलो ज्यूसियायु की बारी है अपना राज बताने की। मैं मन ही मन हंसा। मैंने उन दो लड़कियों की तरफ देखा और फिर शांति से कहा कि मेरा राज ये है कि पहले दिन मैं दो चीजें फेंक दूंगा जो बचपन से मेरे साथ थीं। ये तो कोई राज नहीं है। चीजें फेंकने में क्या राज है? इस बार तुम बच गए। अगली बार इतना हल्का मत करना। मैंने सिर हिलाया, पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगले राउंड में फिर से मैं हार गया। प्राइवेट रूम में सब मुझे उकसा रहे थे कि इस बार तो तुम आसानी से नहीं बच सकते। हम कुछ मुश्किल पूछते हैं। तुम्हें लू रुआन और लिन यांग में से किसे गर्लफ्रेंड बनाओगे? ये सवाल पूछते ही पूरे कमरे में सब आगे झुक गए मेरा जवाब सुनने के लिए। लू रुआन ने घबराकर कई बार पानी पिया। लिन भी शांत नहीं थी और उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। उसने देर तक उन्हें नहीं खोला। मैंने उनकी इस तरफ देखा और थोड़ा हैरान हुआ। अब तो वो सियनाओं से भरे हुए थे, फिर भी मेरे जवाब से घबरा रहे थे। मैंने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, दो पर। बात खत्म होने से पहले ही अचानक चीख पड़ी। सब पीछे मुड़े। सियनाओं ने गलती से अपने ऊपर पानी गिरा लिया और पानी तुरंत उसकी पैंट भिगो गया। दोनों के चेहरे बदल गए। खेल को रोकना पड़ा। सबने खेल में रुचि खो दी। कुछ लोग चुपचाप जाने की बात कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, अभी मत जाओ। टीचर ने बहुत सारे पटाखे भी खरीदे हैं। चलो सब नदी किनारे पटाखे छोड़ते हैं। एक नई शुरुआत पर बधाई। सब खुशी खुशी पटाखे छोड़ने चले गए। सुंदर पटाखे अंधेरे आसमान में एक के बाद एक खिल रहे थे। लगभग सबने चुपके चुपके विश कर ली। बस सियनाओं ने नदी की तरफ जोर से चिल्लाकर कहा कि वानर की मनोकामना पूरी हो। यह सुनकर हमेशा रूखी रहने वाली लू रुआन की भावनाएं अनायासी बह गईं। लिन ने चमकती हुई मुस्कान के साथ सियनायु के बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा कि आप कितने बेवकूफ हैं। दूसरों के लिए कौन प्रार्थना करता है? सियनाओं ने कहा कि मेरे दिल में तो आप ही सबसे अहम हैं। लिन ने भी कहा कि तुम्हारे दिल में भी मैं सबसे अहम हूं। मुझे बस लगा हवा में मिठास घुल गई। मैं अब उनके पास नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं मुड़ा और एक कोने में जाकर अकेले शांति से पटाखे देखने लगा। सुसियो बेचारा बहुत दुखी लग रहा था। उसने पटाखे भी नहीं छोड़े। चलो उसे दिलासा देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार की बात पर गुस्सा नहीं है, अब गुस्सा मत करो। लू रुआन की आंखें गहरी हो गईं, मानो वो वहीं जम गई हों। वो हिली नहीं। लिन ने भी सिर घुमाया और हिलने से मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं उसे दिलासा देकर सरप्राइज देती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराई। उसने पटाखे लिए और जब मेरे पास आई तो चुपके से उसे जलाकर मेरे सिर पर छोड़ दिया। पटाखा फटा और उसकी चिंगारी से मेरे कपड़ों में आग लग गई। सब देखने लगे कि मैं चारों तरफ से जल रहा हूँ। दोनों का दिल बैठ गया और वो पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। जब मुझे होश आया तो आंख खोली। चारों तरफ सफेदी थी, नाक में दवाई की तेज गंध। मैंने मुश्किल से थोड़ी हरकत की तो पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ। नर्स ने कहा, हिलो मत, तुम्हारे शरीर पर बुरी तरह जल गया है। किस्मत से तुम्हें समय पर लाया गया और स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई, वरना तुम्हारे शरीर पर निशान रह जाते। तुम्हारा सुंदर चेहरा बिगड़ जाता। बेहोश होने से पहले घटना सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मैं कुछ कहना चाहता था पर शरीर के दर्द ने मुझे बेबस कर दिया। नर्स ने कहा, वैसे दो बहुत खूबसूरत लड़कियां तुम्हें हॉस्पिटल लाई थीं। तुम बेहोश थे। वो बहुत बौखला रही थीं। तुम कितने दिनों से बेहोश थे। वो तुम्हारी रखवाली कर रही थीं। अभी अभी मना करके सोने गई हैं। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? अगर उन्हें पता चला कि तुम होश में आ गए तो बहुत खुश होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। नर्स ने सिर हिलाया और दवा बदलने की गाड़ी लेकर चली गई। पर कुछ ही देर में लू रुआन और लिन उदास होकर आ पहुंचे। आमतौर पर वो बहुत सज धज कर रहते थे, पर अब उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने कई दिनों से कपड़े नहीं बदले थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में कांपन था। उन्होंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? हमें माफ करना, तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा न कर पाने की हमारी गलती है। मेरे कुछ कहने से पहले ही लू रुआन ने अपना मुंह खोला और हाथ से लिखे माफीनामे का ढेर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा कि जियोयू वो जानती है कि तुम दुखी हो। सियनाओ इस बार सच में गलत था, पर उसने जानबूझकर नहीं किया था। तुम कितने दिनों से बेहोश थे। वो भी हर समय गिल्ट महसूस कर रहा था। वो सोचता रहता था कि कैसे तुमसे माफी मांगे। बस उसे माफ कर दो। ये बातें सुनकर मेरी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। मैं जख्मी हुआ था। उनके गिल्ट की जवाबदेही मुझसे होनी चाहिए थी। वो आकर मेरे जैसी जली हुई तकलीफ भोगे। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अब उनके चेहरे नहीं देखना चाहता था। लिन ने माथा सिकोड़ते हुए धीरे से कहा कि जुयू, इतना ज्यादा मत बोल। सियनाओ को सच में पछतावा है। वो बहुत दुखी है। अगर तुम उसका ख्याल रखते हो तो जाकर उसे देख लो। मैंने कहा, तुम लोग मेरे कमरे में क्यों हो? मेरी आंखों में बिल्कुल भावना नहीं थी, जैसे कोई मुझसे दूर भाग रहा हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेबसी से सिसक पड़े। वो जानते थे कि अब वो कुछ भी कहेंगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा कि ज्यूशाओ ने उसके लिए शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर लगा दिया है। तुम्हारे शरीर पर निशान नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। उसने लू परिवार के बॉडीगार्ड यहाँ छोड़ दिए हैं। बस बोल देना क्या खाना है, हम रोज तुमसे मिलने आएंगे। ये कहकर वो बिस्तर पर लेटे मुझे गहरी नजरों से देखते हुए चले गए। उनके जाने के बाद मैंने दर्द से दांत पीसकर भारी सांस ली। जागने के बाद से दर्द की दवा का असर खत्म हो चुका था। पूरे शरीर में चीरा सा दर्द हो रहा था। मैं शिकवों और दर्द को जबरदस्ती सहता, कमजोर आवाज निकालने से मना करता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद मेरे माता पिता तेजी से अंदर आए।
उन्होंने पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। अब मैं और नहीं सह सका। बहुत देर से रोके हुए आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने बहुत दुखी होकर मुझे गले लगा लिया। पापा का चेहरा उतर गया और उन्होंने जोर से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा कि सच में घर में नेवला पाल लिया है। ये सियानाओं ने जानबूझकर किया होगा। आज से हम अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं और सबूत ढूंढकर उसे जिम्मेदार ठहराएंगे। काफी समय बाद मेरी भावनाएं शांत हुईं। माता पिता को काम से जाना था। उन्होंने कहा कि जियो अपना ख्याल अच्छे से रखना। मम्मी पापा को काम पर जाना है, पर हम उसे जाने नहीं देंगे। मेरे माता पिता जल्दी से आए और जल्दी ही चले गए। कमरा फिर से खाली और ठंडा हो गया, पर मैं पहले जितना उदास नहीं था। मेरा दिल गर्म था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी नींद आ ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे कुछ कहने से पहले ही कमरे का दरवाजा खुल गया। इस बार सियानायु आया था। वो फूट फूट कर रो रहा था। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने कहा कि जीव सॉरी, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं जीव परिवार के सपोर्ट के बिना नहीं रह सकता। मैं जेल नहीं जा सकता। प्लीज, सच में जानबूझकर नहीं किया था। मुझे माफ कर दो। उसने अनगिनत बार पश्चाताप किया था। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, पर मुझे उसकी बातों में कोई ईमानदारी महसूस नहीं हो रही थी। अगर हमने उसका फंड न हटाया होता, अगर वो जिम्मेदार न ठहराया जाता, तो क्या वो ऐसे आकर माफी मांगता? जाहिर तौर पर नहीं। मैं उसे देखना नहीं चाहता था। मैंने हाथ बढ़ाकर पास में लगी नर्स की घंटी दबा दी। मैंने नर्स से कहा कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। ये मेरे आराम में बाधा डाल रहा है। प्लीज इसे बाहर निकालिए। थैंक्स। नर्स तुरंत सतर्क हो गई और उसने तेजी से सियनाओं का हाथ पकड़कर बाहर जाने को कहा। सियनाओं को धक्के लग रहे थे। वो बाहर ले जाते हुए विनती कर रहा था। तभी पीछे से दो आवाजें आईं। उन्होंने कहा, उसे मत छुओ। लू रुआन और लिन ने तुरंत सियनाओं को सहारा दिया। उन्होंने पूछा कि तुम ठीक हो? उसने राहत भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया, पर उसकी लाल आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। उसने कहा, मैं ठीक हूं। जियोयू मुझसे नहीं मिलना चाहता। हम चलते हैं। ये कहने के बाद भी वो हिला बिल्कुल नहीं। ये देखकर वो दोनों तुरंत उसका हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि जियो और ओयू, सेनाओं को सच में पछतावा है। फंडिंग काटना तो ठीक है, पर जिम्मेदार ठहराना बहुत ज्यादा है। बस इस बार माफ कर दो। वानर, तुम्हें मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जानबूझकर न किया हो। पर अगर मैं न होता तो जियोयू जख्मी न होता, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग न हुई होती, उसे इतना दर्द न सहना पड़ता। मुझे पता है वो मुझे आसानी से माफ नहीं करेगा। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे इन तीनों को सियनाओं को लेकर बहस करते देख रहा था। थोड़ी देर को तो मुझे भ्रम हो गया। क्या मैं सच में अपने सामने खड़ी इन दो लोगों को जानता हूँ? 10 साल से ज्यादा के बचपन के दोस्त हैं। सियनाओ तो महज 1 महीना पहले आया था। वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मेरे सामने वाले 3 लोग अभी भी बहस कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने माफ कर दिया तो ये तुम्हारा मामला है। अब मुझे आराम चाहिए। प्लीज जाओ। दोनों ने हथप्रभ होकर एक दूसरे को देखा। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं इतना बेरुख हो जाऊंगा। सियनाओ रोते रोते थक गया था। उसकी आंखें फूल गई थीं। लूरुआन ने उसे धीरे से सांत्वना दी और उसके चेहरे से आंसू पोंछे। उसने कहा, हाँ, रो मत। ये तुम्हारी गलती नहीं है और हम अभी भी यहाँ हैं। दूसरी ने कहा, हाँ, जीव परिवार ने तुम्हारा फंड हटा दिया है, फिर भी हम यहाँ हैं। आगे की पढ़ाई की टेंशन मत लो। बाकी की चिंता मत करो। हम तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ये सुनकर मैंने मुंह के कोने पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर चाहें तो सियनाओं को रख सकते हैं। फिर वो मुझसे माफी मांगने क्यों आए? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। लुरुआन और सियनाओ लगभग रोज मुझसे मिलने आते थे। हर बार मैं उन्हें अंदर आने से मना कर देता था। वो मजबूरन रोज दरवाजे पर गिफ्ट रख रख कर जाते, उम्मीद रखते कि कोई उन्हें अंदर ले जाए। पर हर बार मैं ड्यूटी पर मौजूद नर्स को वो गिफ्ट दे देता। यहाँ तक कि डिस्चार्ज के दिन भी वो मुझे लेने आए। उन्होंने कहा कि अंकल और आंटी बिजनेस ट्रिप पर हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैं मुड़ा और दूसरी तरफ जाने लगा। लू रुआन ने गंभीर चेहरा बनाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम नाराज क्यों हो? आजकल हमने सियनाओ को देखा भी नहीं है। उसे नापसंद करना समझ में आता है, पर हमारे बीच इतनी दूरी क्यों है? मैं इसे हास्यास्पद पाकर रह नहीं सका। मैं जानबूझकर दूर हुआ। क्या तुमने खुद ही मुझे कदम कदम पर धकेलकर मुझे तुमसे दूर नहीं किया? मैं बस कई बार मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। लिन ने अपनी कार लाकर दरवाजा बंद करते हुए कहा कि अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठे तो हम यहाँ पूरी सड़क रोक देंगे। जल्दी पीछे फंसी गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अब और भी कारें फंस गईं। मैं ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरन लिन यांग की कार में बैठना पड़ा। जैसे ही कार में बैठा, उन्होंने मुझे खुश करना शुरू कर दिया। लिन ने स्ट्रॉबेरी केक उठाकर कहा कि देखो, ये तुम्हारा पसंदीदा केक है, तुम हमेशा खाना चाहते थे। मैंने काफी देर से लाइन लगाकर लाया हूँ। मैंने कहा, जरूरत नहीं, अब पसंद नहीं है। लूरुआन ने एक डिब्बा और एक मरहम मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो छोड़ो। ये मरहम मैंने एक प्रसिद्ध विदेशी डॉक्टर से खरीदा है, जख्मों को भरने में अच्छा है। मैंने कहा, जरूरत नहीं, हॉस्पिटल ने दवा दे दी है, इनकी जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। मैंने सब इनकार कर दिया। अचानक मुझे सीट के बीच में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। मैंने निकाला तो एक नोट था। उस नोट पर सुंदर लिखावट में लिखा था, प्रिंस का ड्राइवर सीट, आयु। मैं बिना हंसे नहीं रह सका।
लिन ने जल्दी से वो नोट छीनकर जोर से फाड़ दिया और कहा कि तुम गलत मत समझना, ये पिछली बार जुर्माने में हारे हुए खेल की सजा है। उसकी हड़बड़ी में ऐसा लगा जैसे वो डर रही हो कि मैं कहीं गलतफहमी में न पड़ जाऊं, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं बस हंस दिया। लिन ने कहा कि इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? क्या तुम भूल गए हमसे किया वादा? पहले दिन तुम्हें निर्णय लेना है। हाँ, तुमने तो निर्णय ले ही लिया है। मैंने दोनों की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम सिएना यू से ये पूछ सकते हो? ये ज्यादा उपयुक्त लगता है। लूरुआन और लिन के चेहरे तुरंत बदल गए और उन्होंने जल्दी जल्दी समझाया कि उससे क्यों पूछें। हमारा उसके प्रति कोई ऐसा इरादा नहीं है। क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया? मैं सुनना नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर खिड़की के शीशे से टिका दिया। मैंने बहरों की तरह काम किया। लूरुआन और लिन ने आगे बात करने की हिम्मत नहीं की। वो बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि मैं बहुत बदल गया हूं और उनके प्रति बहुत उदासीन हो गया हूं। वो समझाना चाहते थे, पर शुरू कहाँ से करें? बस खुद को तसल्ली दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि कॉलेज शुरू होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी घर पहुंचा ही था कि मेरे टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुमने परीक्षा में बहुत अच्छा किया है, हमारे शहर के टॉपर हो। बाद के छात्रों को संबोधित करने के लिए स्कूल तुम्हें बुलाना चाहता है। तुम अपनी पढ़ाई का अनुभव साझा करो। मैं थोड़ा झिझका। अगर मैं भाषण देता हूं तो ये पक्का हो जाएगा कि मैंने अपना एप्लीकेशन बदल लिया। पर मैं सिर्फ कुछ पल के लिए झिझका, फिर मैं राजी हो गया। वैसे भी मेरे स्कूल बदलने के बारे में उन्हें देर सबेर पता ही चल जाना है। मैं सिर्फ मुसीबतों से बचना चाहता था। इतने दिनों से मैंने राज छिपा रखा है, पर यह बात अब तय हो चुकी है। उनका पागलपन कुछ नहीं बदल सकता। मैं पकड़े जाने के डर से विचलित नहीं हो सकता। इसके बजाय मैं अपने छोटे साथियों के साथ पढ़ाई के कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। सोचते हुए मैंने इस भाषण के लिए 3 दिनों तक पूरी तैयारी की। पर जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ने वाला था, लूरुआन और लुओ यानी ने मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोक लिया। लिन थोड़ी असहजता से बोली कि इस बार स्टेज पर चढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों ना हम बाहर चलकर कुछ खाएं, या अगर तुम कहीं जाना चाहते हो हम ले चलेंगे। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लूरुआन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली कि सिएनाओ सच में पब्लिक स्पीकिंग अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए मैंने पापा से कहा और उन्होंने उसे ये मौका दे दिया। पापा ने कई बिल्डिंगों में निवेश किया था, इसलिए उन्होंने स्पीकर बदल दिया। सिएनाओ के चेहरे पर साफ बात है। मैंने आवाज के साथ सिर उठाया और पाया कि स्टेज पर सिएनाओ दिखाई दिया। मुझे आश्चर्यचकित देख लूं, रुआन और उसके साथी बिना घबराए नहीं रह सकते थे। वो मेरे गुस्सा होने का इंतजार कर रहे थे, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मैंने गुस्से से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके पास जवाब देने के कई तरीके थे, पर कोई काम नहीं आया। मैं बस मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। अफसोस की बात है, लूरुआन और लिन आखिरी मौका खो बैठे सच जानने का। कॉलेज शुरू होने के दिन मेरे माता पिता खासकर लौटे थे। उन्होंने पूछा कि सियाओयू, तुमने अपना सामान पैक कर लिया? पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग में बहुत दूर है, जरूरत का सब कुछ ले लेना। चिंतित माता पिता बैग गिन रहे थे। वो बोले, चलो हम एयरपोर्ट छोड़ देते हैं, तुम इतनी दूर अकेले जा रहे हो। पापा को चिंता हो रही है। मैंने कहा, जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। मम्मी पापा काम में व्यस्त हैं, मेरी चिंता मत करो। फिर भी मेरे माता पिता थोड़े चिंतित थे। वो अपनी आंखें पोंछते हुए बोले कि तुम इतनी दूर अकेले जा रहे हो, हम कैसे चैन से रहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी को गले लगाया और कहा कि मम्मी, मैं तो सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, इतना क्यों रो रही हो? आगे नौकरी के लिए बाहर जाऊंगा तो क्या बेहोश हो जाओगी? तभी मम्मी को कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से अपने बैग से एक नोट निकाला जिसमें एक फ़ोन नंबर लिखा था। स्याओयू, असल में जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हारी बचपन की सगाई कर दी थी, पर लू रुआन और लिन बचपन से तुम्हारे पीछे पड़ी थी। हमें लगा तुम इन दोनों में से किसी एक से शादी करोगे, इसलिए हमने कभी जिक्र नहीं किया। अब लगता है वो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। वो लड़की भी पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तुम्हारे साथ एक ही स्कूल है। भले ही सगाई वाली बात अब पुरानी हो गई है, पर अगर तुम लोग अच्छे से रह सको तो ठीक है, अगर नहीं भी रह सके तो जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हो, एक दूसरे की देखभाल हो जाएगी। ये कहकर माता पिता ने वो नोट मेरे हाथ में थमा दिया। मैं मना करने ही वाला था कि लू रुआन और लिन अचानक अंदर आ गए। वो बोले, अंकल आंटी आप चिंता मत करो, हम उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। मौजूद सभी लोग समझ गए कि उन्होंने गलत समझा था। सोचा वो अपने बारे में कह रहे हैं, पर सब चुप रहे, किसी ने सच नहीं बताया। मैंने शांति से वो नोट अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है। मम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ। पापा बिना कहे लाल हो गए। लू रुआन और लिन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों रो रहे हैं। वो बोले, अंकल आंटी, जीयू तो इसी शहर में है, भले ही वो हॉस्टल में रहेगा, वीकेंड पर जब चाहे घर आ सकता है। अगर उसे घर की याद आती है तो हम रोज भी ला सकते हैं। माता पिता ने सिसकारी भरी और कुछ नहीं बोले। लू रुआन और लिन को कुछ अटपटा नहीं लगा। वो तुरंत मेरे कमरे में आए और मेरा सूटकेस उठाने में मदद करने लगे, पर कमरे में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये तो इसी शहर में है, जब चाहे घर आ सकते हो, इतने सारे कपड़े क्यों ले रहे हो? मैंने कहा, मेरा काम, तुम्हारी गाड़ी में ज्यादा कपड़े होना सामान्य है। हाँ हाँ हाँ, तुम जितने चाहो खरीद सकते हो। स्कूल की फीस जमा करवाने के बाद मैं तुम्हें खरीदने ले चलूंगा। लू रुआन कुछ नहीं बोली, बस उसने एक सूटकेस उठा लिया,
उसके रूखे चेहरे पर एक बमुश्किल दिखने वाली बेचैनी थी। जीओयू, मेरी कार में आओ, मैंने स्कूल में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। लिन ने जल्दी से उसके हाथ से सूटकेस छीनते हुए कहा कि मेरी गाड़ी में आओ, मैंने भी सरप्राइज रखा है। दोनों मुझे बाएं दाएं से खींचने लगे। इसी झमेले में किसी का फोन बज उठा। उन्होंने कहा कि रुआन वार्नर स्कूल आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया है। दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने जल्दी जल्दी पूछा कि कैसे हो, क्या हुआ, चोट तो नहीं आई? वो बोले मैं ठीक हूं, बस डर गया था। वो बोले हिलना मत, वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूं, डरो मत, मैं आ रहा हूं। फोन रखने के बाद उन्हें मेरी याद आई, इससे पहले कि वो कुछ कहें। मैंने उन्हें टोक दिया। मैंने कहा कि आप लोगों को मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्कूल चला जाऊंगा। लूरुआन होंठ हिलाती रही और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि स्कूल पहुंचने पर मुझे बता देना। तुमने कहा था पहले दिन हम में से किसी एक को चुन लोगे, ये मत भूलना। मैंने उन्हें बेरुखी से देखा। मैंने न तो सहमति जताई और न ही जवाब दिया। उन दोनों को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। पर लिन यांग का फोन फिर बजा। दूसरी तरफ सियना फूट फूट कर रो रहा था कि उसे डर लग रहा है और उसके पैर में दर्द है, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ा। जाने से पहले वो मेरा सामान मेरे ड्राइवर की गाड़ी में रखना नहीं भूले। लू रुआन और लिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे और बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि मैं उनसे संपर्क करता रहूं, पर मैंने एक शब्द का भी जवाब नहीं दिया। आखिर में वो अपनी अपनी गाड़ियों में चढ़ गए और मैं अपनी गाड़ी में चढ़ गया। बैठते ही मेरा फोन हल्के से बजा। मैंने खोला तो सियनाओ का मैसेज था। उसने लिखा था कि ओयू ज्यूसिया होयू, तुमने देखा, बस मेरी एक कॉल लगती है और वो तुम्हें छोड़ देंगी। भले ही तुम उनके बॉयफ्रेंड बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरा सपोर्ट करते रहे तो मैं सोचूंगा कि तुम में से किसी एक को तुम्हें दे दूं। मैं तिरस्कारपूर्वक हंसा। उंगलियों से कुछ शब्द लिखे। नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों में से कोई नहीं चाहिए। दोनों तुम्हारे भेजने के बाद मैंने सियनायू को ब्लॉक कर दिया, फिर लू रुआन और लिन यांग को भी ब्लॉक कर दिया। आखिर में मैंने सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। अपने बैग से एक नया सिम निकालकर लगा लिया। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी उनके अनुमानित दिशा के उलट एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने तेजी से बहती हुई सड़क के किनारे का नजारा देखा। हल्की मुस्कान के साथ सोचा कि अब एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करूंगा। जिस पल विमान उड़ा, मैंने सोचा कि अतीत की सब बातें खत्म हो गईं। अब एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करूंगा। इस जिंदगी में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। विमान अभी उड़ा ही था। दूसरी तरफ लू रुआन और लिन यांग, जिनके हाथों में फूल थे, ग्वाडा यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी थीं। उनके चेहरे उतरते जा रहे थे, पर जियो परिवार की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उनका अंतर्ज्ञान बिगड़ता जा रहा था। किसी कारणवश दोनों को बेचैनी महसूस हो रही थी और ये बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनके मन में एक एहसास आया जो वो मानना नहीं चाहती थी, कि उसने उनके एहसास को ठुकरा दिया और उनसे छुप रहा है। हो सकता है वो स्कूल में घुसने के लिए कोई और रास्ता ले गया हो। उसी समय उनके पीछे अनगिनत फूलों ने कई छात्रों का ध्यान खींचा। कुछ शरारती लोगों ने उनकी फोटो लेकर स्कूल के फोरम पर डाल दी। उन्होंने लिखा कि नए स्कूल की खूबसूरत लड़कियों ने पहले दिन ही ऐसा तमाशा कर दिया। वो किसके सामने इजहार करने वाली हैं? कहा जा सकता है कि उनके अंदाज अलग हैं। एक ठंडी और अकड़ भरी है तो दूसरी गर्मजोशी भरी। हो सकता है वो एक ही लड़के को प्रपोज कर रही हो। अभी भी स्कूल गेट पर हैं, चलकर देखते हैं। अनगिनत लोगों ने ये फोरम देखा और देखने चले गए। आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होते गए। दर्शक भी चुपके चुपके बातें कर रहे थे। जानना चाहते थे कि कौन इतना भाग्यशाली है कि उसे दो टॉप सुंदरियां प्रपोज करेंगी। लुरुआन बेचैनी से अपना फोन देख रही थी। बार बार नंबर मिला रही थी। पता नहीं कितनी बार उसने मुझे फोन किया था, पर दूसरी तरफ से कभी जवाब नहीं आया। लीन का चेहरा काले लगे बर्तन जैसा हो गया था। उसने फोन को जोर से दबाया। उसने कहा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल संपर्क नहीं हो पा रहा। लिन का फोन लगभग मुड़ने को हो गया था। लूरवान की ठंडी आंखों में भी चिढ़ थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शायद उसे कोई हो गया है। फूल, डायमंड रिंग और गिफ्ट एक तरफ रख दिए गए। लूरवान बेतहाशा घर की तरफ भागी। लिन भी स्कूल में हर जगह मुझे ढूंढने के लिए दौड़ी। वो फिर से जी परिवार के दरवाजे पर पहुंचे। बहुत देर बाद किसी ने दरवाजा खोला। सेवक ने पूछा कि क्या काम है। लूरवान ने माथा सिकोड़ लिया। वो कुछ देर के लिए सन्न रह गई। फिर पूछा कि क्या जियो यांग घर पर है। ये कहते हुए उसने अंदर देखा। घर में न तो मेरा कोई सूटकेस था और न ही मैं दिखा। सेवक उलझन में था। उसने कहा, मिस लू, क्या युवा मास्टर आज सुबह आपके साथ बाहर नहीं गया था? हाँ। क्या अंकल और आंटी घर पर हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना है। सेवक ने कहा कि साहब और मैडम आपके जाने के बाद बिजनेस ट्रिप पर चले गए। आप उन्हें फोन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। लू रुआन की आंखें गहरी थीं। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद थीं। वो खुद से बुदबुदाई, काश फोन लग पाता। क्या शाओयू वाकई हमारा एहसास नहीं लेना चाहता और हमसे छुप रहा है? उसने सियनाओ का मामला पहले ही सुलझा लिया था। वो जितनी जल्दी हो सके स्कूल भागी। सरप्राइज तैयार करने गई थी। फिर भी एक डगर पीछे क्यों रह गई? बस थोड़ा सा हम सबको समझा सकते थे। लू रुआन बेहोश होकर स्कूल लौट गई। पर दूसरी तरफ लिन की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो हर जगह पूछ रही थी कि क्या किसी ने मुझे देखा है। लोग जवाब में सिर हिला रहे थे। एक लड़की ने कहा
कि तुम इस तरह नहीं ढूंढ पाओगी। स्टूडेंट ऑफिस या अकादमिक ऑफिस जाकर देखो, वहाँ स्कूल सिस्टम चेक करवाओ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक्स। वो पागल है। उसने कहा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, उसे ढूंढने का इतना बेवकूफ़ी भरा तरीका क्यों अपनाया। सलाह लेते ही लिन अकादमिक ऑफिस की तरफ भागी और उसने रिकॉर्ड रखने वाले टीचर को ढूंढ लिया। उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड भी इसी स्कूल में नया है, पर कुछ देर से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो पूछना चाहती है कि क्या उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। टीचर ने बहुत देर तक हिचकिचाया। जब लिन ने लाइब्रेरी दान करने का वादा किया, तब वो राजी हुई। उसने कई बार सिस्टम में चेक किया, पर उसे जियो और हॉय नहीं मिले। एक जैसा नाम भी नहीं था। टीचर ने स्क्रीन पर नाम दिखाते हुए कहा कि उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसने पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम जू सियाओ है? क्या उसने सही लिखा है? लिन ने कहा हाँ। वो उसका नाम कैसे भूल सकती है। अब टीचर की बारी थी घबराने की। उसने सहज रूप से नए छात्रों की एडमिशन लिस्ट चेक की। उसने लगातार कई बार चेक किया, लिन के साथ अनगिनत बार। नतीजा ये निकला कि जिस छात्र के बारे में तुम बात कर रहे हो, वो हमारे स्कूल का छात्र नहीं है। इस साल और पिछले सालों में हमारे स्कूल में ऐसा कोई छात्र नहीं है। सिस्टम रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमसे झूठ बोला है। अगर वाकई उसने झूठ बोला है तो तुम्हें जल्दी से पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। ये बातें सुनकर लिन को मानो जैसे बिजली गिर गई हो। उसके दिमाग में कड़क कड़क की आवाज गूंज रही थी। उसी समय लुरुआन को खबर मिलने के बाद पता चला। उसका प्रभाव इतना ठंडा था कि डरावना था। लगभग कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब उससे दूरी रहना चाहते थे। लिन ने सिर हिलाया और उसे अपनी खोज के बारे में बताया। सियाओयू कहाँ गया? वो हमें छोड़ रहा है। दोनों अनजाने में यही सोच रहे थे। लिन की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हल्का हिल गया। उसने स्कूल के रास्ते में सारी संभावनाएं सोच ली थी। यहां तक सोचा कि सियाओयू सिर्फ जल रहा है और गुस्सा है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो चला जाएगा। एक पल के लिए कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। उस पल दोनों सोच रहे थे कि क्या उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था, जिससे वो बिना बताए चला गया। लेकिन अगले ही पल एक लड़के की आवाज ने उनके विचारों को बाधित किया। उसने कहा कि एक लड़के ने उनके उपहार और फूल उठा लिए थे। कह रहा था कि वो उन्हें जानता है, उन्हें जाकर देखना चाहिए। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में बीमार पड़ना अच्छा नहीं है। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी और उत्तेजना थी। वो खुशी से भर गए और स्कूल गेट की तरफ दौड़ पड़े। उन दोनों के दिलों में ये नामुमकिन कल्पना थी, चाहे स्कूल अलग क्यों न हो, बस शाओयू उनका एहसास लेने को तैयार हो। स्कूल गेट के पास पहुंचते ही लिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लू रुआन भी बहुत नर्वस थी, जब तक कि स्कूल गेट पर दो गुलदस्ते लिए हुए वो लड़का पीछे मुड़ा। दोनों हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे हो सिएनाओ? तुम यहाँ कहाँ हो? शाओयू कहाँ है? सिएनाओ पूरी तरह बारिश से भीग चुका था। वो अपने छोटे से शरीर से बारिश रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके पास के फूल सूखे रहें। उसने कहा रुआन वानर, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट और फूल रख लूंगा। होयो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा था। उन चीजों को रखने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। शाओयू नहीं आ रहा है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये नतीजा होगा। उनकी उम्मीदें अचानक चकनाचूर हो गईं। उनके दिल में कितनी बेचैनी होगी। उस समय उनके पास सियनो को सांत्वना देने की कोई हिम्मत नहीं थी, पर सियनो ने हार नहीं मानी। उसने गिफ्ट पकड़े हुए मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना दी। उसने कहा रुआन वानर, हिम्मत मत हारो। शायद ओयू अभी भी सोच रहा है, थोड़ी देर बाद पछता सकता है। देखो तुम लोगों ने कितने अच्छे गिफ्ट तैयार किए हैं। मेरे जैसे लोगों को ये पसंद है। शाओयू को जरूर पसंद आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से किसी ने भी ध्यान से नहीं सुना। वो सियनाओ को दुखी नहीं देख सकते थे। अभी वो लिन्यू को नजरअंदाज कर सकते हैं, शाओयू को ये कैसे पसंद आएगा? तीनों साथ बड़े हुए, शाओयू के इशारों का मतलब कैसे नहीं समझेंगे? उसका ये व्यवहार साफ तौर पर उनका इनकार था। शाओयू ने अपना एप्लीकेशन बदल लिया, बस उनसे दूर जाने के लिए, पर उसने उन्हें कभी बताया ही नहीं। क्या ये व्यवहार काफी साफ नहीं था? उन्होंने सोचा था कि अगर वो सेनाओं के साथ अच्छा बर्ताव करेंगी तो शाओयू जलेगा और सेनाओं से मुकाबला करेगा और अंत में उनके एहसास को कबूल कर लेगा। पर वो उन दोनों में से किसी एक को भी नहीं चाहता था। लू रुआन और लिन यांग बहुत उदास थीं, पर उसी समय सेनाओं ने अचानक दोनों डिब्बे खोले और उसने वो घड़ी और हीरे की अंगूठी पहन ली। उसने उनके बाएं और दाएं हाथ पकड़े और कहा कि अगर ओयू तुम्हें नहीं चाहता तो मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम कितने अच्छे हो। अगर ओयू देख नहीं सकता तो तुम लोग अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उसकी आवाज बारिश में भीगते हुए भी बुलंद थी। एक पल में पूरा कैंपस सन्नाटे में डूब गया। लू रुआन और लिन भी। लिन ने बेचैनी से मुंह फेरते हुए मजाक किया अंदाज में कहा कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सियनाओयू, ये मत करो। वो डायमंड रिंग उतारो, ये तुम्हारे पहनने के लिए नहीं है। लू रुआन ठंडी निगाहों से सियनाओयू के हाथों को घूर रही थी, जैसे उसके हाथ काट डालेगी।
उसने कहा, किसने इजाजत दी तुम्हें इसे पहनने की? उतारो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। उसके ठंडे हाथों ने सियानावी के हाथों को जोर से पकड़कर जबरदस्ती उस अंगूठी को उतार दिया जो उसने अभी पहनी थी। सियानाव लगभग वहीं जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत रोया, बार बार माफी मांगता रहा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं ये शाओयू के लिए है। मैंने गलत समझा, मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। सियानाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और फिर रोता हुआ चला गया। पर वो ज्यादा दूर नहीं भागा। पर उसके पीछे कदमों की आवाज कभी नहीं आई। इस बार वो पूरी तरह डर गया था। उसने सोचा था कि वो उसके काबू में है, उससे इतना प्यार करती कि उसके बिना नहीं रह सकती। पर ये कैसे हो गया? शाओयू ने तो प्रपोज के दिन उन्हें छोड़ने का प्लान बना रखा था। फिर वो उससे इतना प्यार क्यों करती हैं? सियानाओ एक सुदूर झील के किनारे खड़ा हो गया। एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। वो महज एक दिन ही स्कूल में था, गलत रास्ते पर भटक गया और फिर वापसी का रास्ता भूल गया। उसने गुस्से में पास के पेड़ पर लात मारी, पर फिसलन भरे रास्ते के कारण वो गलती से एक गड्ढे में गिर गया। उसकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई तस्वीरें गंदी हो गई। सियानाओ लगभग रोने ही वाला था। उसने दांत पीसकर जमीन से उठकर कहा, सबको शाओयू से इतनी जलन क्यों है? फिर भी वो उससे प्यार करते हैं। परिवार, हैसियत, पैसा, उसके पास सब कुछ है। उसके माता पिता और बहन के पास भी सब कुछ है। वो लोग मुझे एक रास्ता क्यों नहीं दे सकते? यहां तक कि एक ही रास्ता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी जलन और बढ़ गई। उसने जोर से पेड़ के तने पर मुक्का मारा। शाओयू के नंबर सबसे अच्छे थे। वो पेकिंग यूनिवर्सिटी चला गया। जब हमारे स्कूल को अधिसूचना मिली तो हमें थोड़ा अजीब लगा कि वो इसी शहर गुआडा में एक साथ क्यों नहीं रहे। पर सब तो तय हो चुका था। क्या तुमने उस समय नहीं पूछा था? हमारे क्लास ग्रुप में एडमिशन लिस्ट है, अपनी आंखों से देख लो। लिन ने जल्दी से क्लास ग्रुप पर क्लिक किया और ध्यान से देखा। लूरुवान ने शुक्रिया कहा और फोन रख दिया। शाओयू का नाम एडमिशन लिस्ट में देखकर दोनों हैरान रह गईं। पेकिंग यूनिवर्सिटी तो हजारों मील दूर है, वो वहां जाना कैसे चुन सकता है? हम पहले ही तय कर चुके थे कि हम सब शिंगुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे। वो अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? उसी समय मैं हवाई जहाज से उतरा। मैंने देखा कि एक शख्स मेरे नाम की प्लेकार्ड ले खड़ा था, जूसिया। मैं उसे देखकर अवाक रह गया। बिनिंग बेई ने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से सूटकेस लिया और अपना परिचय दिया। वो बोली, मैं बैनपिन हूं, तुम्हारी मंगेतर। फिर उसने बाय परिवार के ड्राइवर को बुलाया और साथ में मेरा बाकी का सारा सामान गाड़ी में रख दिया। मैं वहीं अवाक खड़ा रहा। विनिंग बिन ने मुझे तब तक ले जाने दिया जब तक मुझे उत्तरी शहर की ठंडी हवा महसूस नहीं हुई। मैं सहज ही कांप गया। पर उसी समय लूरुआन ने ध्यान से उस परिवार की विरासत वापस डिब्बे में रख दी। उन्होंने कभी सियनाओ को स्वीकार नहीं किया। वो सिर्फ उसे शाओयू को गुस्सा दिलाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। शाओयू अब यहाँ नहीं था। उसके साथ इतने अच्छे होने की जरूरत नहीं थी। साथ ही उसकी गलती के कारण शाओयू ने किसी को नहीं चुना। लू रुआन ने असंतोष से रिनयांग को घूरते हुए कहा, अगर हमने वो गंदा अनुबंध नहीं किया होता तो शायद हमने शाओयू का दिल जीत लिया होता। इसके बजाय आज ये हाल है। हमें पता भी नहीं शाओयू कहाँ है। फिर अंतहीन सन्नाटा छा गया। लू रुआन ने अचानक बात करना शुरू किया। उसने कहा कि ली टीचर को पता होगा कि शाओयू कहाँ गया। हाँ, टीचर ली हमारे हाई स्कूल के ट्यूटर थे। उन्हें पता होगा कि वो किस यूनिवर्सिटी गया। उन्होंने जल्दी से फोन मिलाया। उन्होंने पूछा कि क्या टीचर ली हैं। मैं लुरुआन हूँ। पूछना है कि ओयू किस यूनिवर्सिटी गया। तुम लोग तो लगभग रोज साथ रहते हो। तुम्हें नहीं पता शायू किस यूनिवर्सिटी गया? लुरुआन थोड़ी शर्मिंदा हुई और चुप हो गई। फोन के दूसरी तरफ टीचर ली ने गर्व से कहा कि मुझे अचानक समझ आ गया। मैं गलत हूँ। तुम वही हो, बचपन की सगाई वाली जिसके बारे में मेरी माँ ने बात की थी। मेरे पूछते ही पर मेरे ऊपर एक लंबा कोट डाल दिया गया। विनिंग ने एक फोटो निकाली और मेरे सामने कर दी। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो गलत है। मैंने देखा, मैं ही उस फोटो में था और उस फोटो में उसकी हल्की सी खुशबू थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी के फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कोर्स में हूँ। मैं तुमसे एक साल आगे हूँ। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। चलो दोस्त बनते हैं। विनिंग बिन ने मुझे हॉस्टल बिल्डिंग तक पहुंचाया और ड्राइवर ने मेरा सब सामान मेरे हॉस्टल के कमरे तक पहुंचा दिया। मेरे मना करने से पहले ही उसने मेरा सूटकेस पैक कर दिया था, यहाँ तक कि बेड तक। बस कुछ निजी सामान मैंने खुद पैक किए, बाकी सब कुछ उसी ने किया। अगर कुछ कमी थी तो वो तुरंत देख लेती और जल्दी से खरीदने भेज देती। मैं थोड़ी देर के लिए अभिभूत हो गया। वो सच में बहुत ही विचारशील थी। मैंने उसकी व्यस्त पीठ देखी। मुझे भ्रम हुआ कि वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। पर अगले ही पल मैं जाग गया। पिछले अनुभव के साथ मैं अब अपनी सच्ची भावनाएं दिखाना नहीं चाहता था। मैंने कहा कि बहन निन, कभी मौका मिलने पर खाना खिलाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। जब तक मैं बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया, लू रुआन और लिन यांग उसी क्लास में थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने ज्यूसिया होयू का जिक्र तक नहीं किया। उन्हें यहाँ सब कुछ बेकार लग रहा था। लू रुआन ने क्लास की सभी गतिविधियों से इनकार कर दिया।
यहाँ तक कि निकट भविष्य में होने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग से भी। वो बालकनी पर खड़ी हो गई और अपने पिता को फोन लगाया। उसने कहा, हेलो पापा, मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करना है। फोन के दूसरी तरफ लंबी चुप्पी के बाद गुस्सा भरी डांट आई। उसने कहा, लूरुआन, क्या तुम पागल हो? यूनिवर्सिटी हाई स्कूल नहीं है। तुम जहां जाओ वहां नहीं जा सकते। मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें पता है लियू परिवार की स्थिति के साथ तुम्हारा हर कदम सतर्क रहना चाहिए। ट्रांसफर की बात तो दूर, जब तक तुम स्कूल छोड़कर फिर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं देना चाहती। बीप की आवाज के साथ ही फोन कट गया। लुरुआन को पहले से ही पता था कि यही परिणाम होगा। वो बिल्कुल निराश नहीं थी। ये फोन उसकी राय लेने के लिए नहीं बल्कि एक सूचना थी। उसी दौरान लिन भी इसी स्थिति में थी। उसके पिता ने कहा कि तुम अपने आप को 3 साल का बच्चा समझती हो। आज यहां जाओगी और कल वहां जाने की जिद करोगी। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी लापरवाह आदत के साथ सिर्फ इसलिए तुम गुआडा में दाखिल हो सकी क्योंकि बहुत प्रार्थना की थी। तुम्हारी माँ और मैं इसकी इजाजत नहीं देंगे। मैं जानता हूं तुम शाओयू की वजह से पेकिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, पर फिलहाल ये संभव नहीं है। वो इतनी दूर गया है, सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं। हार मान लो। लिन परिवार तुम्हें कोई मदद नहीं देगा। अगर सच में जाना है तो आपने ही रास्ता ढूंढना होगा। लिन की आंखें उदास हो गईं, पर वो चुप रहीं। उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि शाओयू को गुआडा पसंद है, इसलिए उसे गुआडा के गेट पर ले गए और तय किया कि उसी यूनिवर्सिटी जाएंगे। पर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शाओयू इतनी जल्दी ऐसा फैसला ले सकता है। दोनों लगभग पूरी रात जागते रहे। अगले दिन उन्हें क्लास के साथ नए छात्रों के ओरिएंटेशन में शामिल होना था। इसके बजाय वो अकादमिक ऑफिस में गए। टीचर ने माथा सिकोड़ते हुए बार बार दोहराया कि क्या गुआडा अच्छा नहीं है? तुम अपनी हाई स्कूल की मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि गुआडा और पेकिंग यूनिवर्सिटी दोनों एक समान है? कहीं भी जाना एक समान है। साथ ही ये जगह तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए ज्यादा उपयुक्त है। टीचर ने इन दो सोने की बुतों को रोके रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि टीचर, मेरे आईक्यू से किसी भी स्कूल में जाना आसान है। अगर ओयू यहाँ नहीं है तो मुझे रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे भी ये सिर्फ कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं शायू से अलग नहीं होना चाहता। अकादमिक ऑफिस का टीचर हिचक रहा था। उसी समय सिएनाओ दरवाजे के बाहर खड़ा था और ये सुन रहा था। उसने सोचा कि अब वो तीनों गुआडा में हैं। बस शायू को छोड़कर उसने सोचा कि ये उसका मौका था। पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो शायू की वजह से स्कूल छोड़ देंगे। उसने कहा, नहीं रुआन, प्लीज तुम स्कूल छोड़ सकते हो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। प्लीज पीछे मुड़कर भी देखो। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या तुम लोग सिर्फ ओयू को ही देखना बंद कर सकते हो? मैं उससे बुरा नहीं हूं। मैं तुम लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं। यह सुनकर उनकी आंखों में अजीबियत और घृणा साफ दिख रही थी। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद लू रुआन ने पहले सन्नाटा तोड़ा। उसने पूछा कि सियायू को तुमने पहले हमसे किया वादा याद है? ये बात कहते ही सेनाओं का दिल बैठ गया। लिन ने अपना गुस्सा रोकते हुए उसे ऑफिस से बाहर खींच लिया। फिर एक घूंसा चलाया, पर वो घूंसा उसके बगल की दीवार पर लगा। दीवार की दीवार छिल गई। कुछ कंकड़ सियनाओं पर गिरे। लिन ने कहा कि सियनाओ, हमारा पहले से तय था कि तुम हमारे साथ काम करोगे। जियो और ओयू को जलाने के लिए तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे प्रति कभी कोई अनुचित विचार नहीं रखोगे। इसलिए हमने तुम्हें चुना। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें ओयू को पाने में मदद करोगे, पर अब तुमने हमारे हाथों का इस्तेमाल करके ओयू को हमसे दूर कर दिया है और तुम हमें अपना प्यार जताना चाहते हो। मुझे याद है, मैंने तुम्हें एक से अधिक बार चेतावनी दी थी कि तुम हमारे प्रति कोई अनुचित भावना न रखो। अब हमें क्या करना चाहिए? उनके एक एक शब्द ने सियना को लगभग सूली पर चढ़ा दिया था। वो बहुत डर गया था। उसके होंठ कांप रहे थे, पर एक पूरी वाक्य नहीं बोल पा रहा था। इस दौरान सियनाओ खूबसूरती में डूबा हुआ था। उसे मूल अनुबंध की याद बहुत पहले ही भूल गई थी। उसे याद आया, जब वो पहली बार उन दोनों से मिला था तो वो उन्हें देखकर दंग रह गया था। शाओयू उसे बार बार उनसे मिलवाने ले गया। उसने देखा कि वो शाओयू को कितनी अहमियत और प्यार देते हैं। धीरे धीरे उसके मन में भी लालच पैदा हो गया। सिर्फ सोचकर ही सियनाओ रोमांचित होता था। वो ख्वाब देखता था कि वो ज्यूसिया ओयू है। इसलिए उसने साहसिक फैसला लिया। सियना ओयू ने उनसे मुलाकात की और एक सहयोग पर चर्चा की। सहयोग का मतलब था कि वो झूठा होने का नाटक करके ज्यूसिया ओयू को जलाएंगे, साथ ही उनकी मदद करेंगे, उन्हें समझाने के लिए कि यह तरीका काम करेगा। सियना ओयू ने जानबूझकर ज्यूसिया के लिए बनाए गए प्रेम पत्र फेंक दिए और खुद को एक नोट लिखने का नाटक किया। जब ज्यूसिया ओयू को वो 2 प्रेम पत्र मिले तो सियना ओयू की चौंक गई और शर्मिंदा हुई एक्सप्रेशन उसे अब भी याद है। सच में? शाओयू ने प्रेम पत्र लेकर उनसे पूछा, जो कि वो बिल्कुल चाहते थे। शाओयू जलेगा। उसके बाद उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने उस दिन शाओयू को सब समझाने का फैसला किया। पर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि शाओयू पहले ही बहुत निराश हो चुका था। इस दौरान जो कुछ हुआ था उसे सोचकर वो बौखला गया। अगर उसे रुआन और दूसरे लोगों ने याद न दिलाया होता तो वो अपने सुंदर सपने में ही डूबा रहता। उनकी उदासीन और निर्दयी आंखों ने यहां तक कहा कि इस दौरान उसके प्रति उनकी दया कभी थी ही नहीं। उसने सहज रूप से उंगली उठाई, पर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रोक दिया गया।
लिन ने कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला और जीयू और ओयू को हमसे दूर कर दिया, तो तुम हमें दोष नहीं दे सकते। अगर तुम न होते तो ज्यूसिया हमें कभी न छोड़ता। तुम्हारे भविष्य की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा समर्थन वापस ले लेंगे और जो तुमने जीयू और ओयू के साथ किया उसका बदला लेंगे। सेनायू हंसा और फिर रोया। कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए उसने उनकी दया जगाने की कोशिश की। लूरुआन। लिन ने सोचा कि वो खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। इस दौरान उनके पास ओयू को बचाने के अनगिनत मौके थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे दूर जाने के लिए धकेल दिया। उसने कहा कि वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला तो मैं हूं, पर उनकी निगाहों में सिर्फ बेरुखी थी। लूरुआन ने कहा, बस करो, शाओयू को जरूर अपने दिल में रखता है। फिर उन्होंने सियनाओ को वहीं छोड़ दिया और बिना झिझक स्कूल ऑफिस जाकर स्कूल छोड़ दिया। सियनाओ जमीन पर बैठा दयनीय स्थिति में बहुत डर गया था। सिर्फ फंडिंग वापस लेना ही उसे खत्म करने के लिए काफी था। वो एक शानदार जीवन का आदी था। वापस कीचड़ में गिरना नामुमकिन था। नामुमकिन। सियनाओ को थोड़ा पछतावा हुआ। वो तेजी से उठ गया। उसने पहले से दिए गए कार्ड के साथ बैंक गया और घबराकर बोला कि वो अधिकतम राशि निकालना चाहता है। उसने कांपती उंगलियों से पिन डाला। सफलता का इंतजार करते हुए उसने कई बार कोशिश की। उस समय बस इतनी बड़ी रकम उसकी बेचैन मन को शांत कर सकती थी। उसी दौरान एटीएम ने दिखाया कि उसका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। सियनाव पूरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से दूसरी मशीन बदली और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की कि यह मशीन की खराबी होगी, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उसने पता नहीं कितने एटीएम बदल डाले। दिखने वाले शब्द एक जैसे थे। सियनाव ने पागलों की तरह बुदबुदाया। उसने बैंक के कर्मचारी के सामने कार्ड पटकते हुए जोर से चिल्लाकर कहा कि वो उसे नकद दे, जितना हो सके उतना। बैंक क्लर्क ने कहा कि माफ करना, आपके दोनों बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं। ये सुनते ही सियनाव अचानक निराश हो गया और कीचड़ की तरह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, खत्म, सब खत्म। उसने बेरुखी से दोनों बैंक कार्ड जमीन पर फेंक दिए। वो लगभग बेतहाशा और टूट चुका था। खुद भी नहीं जानता था कि वो कैसे घर पहुंचा। चलते चलते एक शरारती बच्चा जिसके हाथ में पटाखा था, अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए, तभी उसने रास्ता नहीं देखा और वो गलती से सियनाव की एड़ी से टकरा गया। बच्चे ने कहा, हट। पटाखा सियनाव के पीछे फटा। सियनाव के कपड़ों में चिंगारी लग गई। एक लाल बिंदु चमका और गायब हो गया। तब एक काले कपड़ों में लिपटा गार्ड धीमी आवाज में बोला कि जू साहब, हम सफल हो गए। मैं वादा करता हूं कि हम सेनाओं को अच्छा समय नहीं देंगे। जू साहब चौड़ी खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। उन्होंने हल्का सिर हिलाया। सेनाओं ने काफी देर तक संघर्ष किया और आखिरकार अपनी पीठ में लगी आग बुझाई। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ गया। उसकी पीठ की तेज जलन से उसे पसीना आ गया। सेनाओं का चेहरा भूत जैसा सफेद हो गया। वो कुछ कदम चलकर बेहोश हो गया। सेनाओं को होश आया तो उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। उसे जगह देखने वाली नर्स ने उसे जल्दी से फीस जमा करने को कहा। उसने कहा कि मिस्टर सीन, आपके फोन पर कोई संपर्क नहीं है। ऑपरेशन और हॉस्पिटल में भर्ती होने की लागत का भुगतान करना होगा, अन्यथा बाद की सर्जरी पूरी नहीं हो सकती और वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं रह सकेंगे। उसने कहा, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं हैं। प्लीज प्लीज फिर से मेरी मदद करो। पहले जो हुआ उसमें मैं गलत था, पर उम्मीद नहीं थी कि शाओयू का दिल ऐसा होगा। उसने कहा, तुमने पहले भी कोशिश की थी और वो काम कर गया था। प्लीज मेरी मदद करो। बिनती के शब्द सियनाओयू ने अनगिनत बार दोहराए थे। उसकी आवाज बैठ गई थी। फोन के दूसरी तरफ लूरवान बोली, ये कहकर लगता है मैं उन सब चीजों को भूल गई जो तुमने शाओयू के साथ पहले की थी। हमारे तरीके अब भी काफी हल्के, इसलिए तुम अब भी मुझे चाहते हो। शाओयू को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें 1000 गुना कीमत चुकानी चाहिए। लूरुआन और लिन ने जब स्कूल छोड़ा तो उन्होंने तुरंत एक रिपीट क्लास में दाखिला ले लिया। अचानक किसी ने सियनायू के मामले का पर्दाफाश कर दिया। अनगिनत लोग उसकी निंदा करने लगे, पर वो हॉस्पिटल में था और उसे इस बात की खबर नहीं थी। लूरुआन ने सोचा कि उसके नंबर अच्छे थे। रिपीट क्लास में पढ़े बिना भी वो पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिल हो सकती थी। रिपीट करना बस क्लास में रहने के लिए था। हालांकि लिन यांग के नंबर लूरुआन जितने अच्छे नहीं थे, पर वो चिंतित नहीं थी। अगर वो लूरुआन को हरा नहीं सकती थी तो वो एक ट्यूटर रख सकती थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी उत्तरी शहर के पेकिंग यूनिवर्सिटी चले गए। इसी दौरान यहाँ मेरे कमरे के साथी बहुत अच्छे थे। परिसर में सब कुछ इतना सुंदर था कि लगभग मुझे उनका ख्याल ही नहीं आता था। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद मेरा फोन बजा। मेरे कमरे के साथी ने कहा कि बहन बाईसो फिर से खाने पर बुला रही है। सच में तुम दोनों कब जुड़े? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग तुम्हें एक बेहतरीन जोड़ी के रूप में पसंद करते हैं। हम तीनों ने अभी भी दांव लगाया है कि बहन बाऊ को तुम्हें जीतने में कितना समय लगेगा। मैं हार नहीं सकता। कई लोग एक साथ बोल रहे थे। मैं शर्माए बिना नहीं रह सका। मैंने कहा, ठीक है, मैंने अभी फैसला नहीं किया है। उसने तो औपचारिक रूप से प्रपोज ही नहीं किया है। मैं इस समय उनकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अपने कमरे के साथियों के साथ मजाक करने के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा, पर बिन बिन नहीं दिखा। जब मैं उलझन में था, मेरे मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए मेरे सामने आ गए। उसने कहा, जूसियाओ, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। छोटे साथी इकट्ठा हो और जयकार करने लगे कि उससे वादा करो।
मैंने सॉरी कहकर कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। खूबसूरत प्रशिक्षक का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। उसके होंठ कई बार हिले। कुछ कहना चाहा, तभी विनिंग बिन मेरे पीछे आ गई और एक गर्म हाथ ने प्रशंसा के साथ मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसने कहा, जू शाओयू, तुम्हें मना कर चुका है, अब तुम्हें जाना चाहिए। बिन बिन को आते देख प्रशिक्षक का चेहरा बिगड़ गया और वो निराश होकर चली गई। सब भी तितर बितर हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है उन लोगों को तुमसे डर लगता है। लिन ने कहा, बिल्कुल, आखिर मैं आधी टीचर हूं। हाँ, आप टीचर हैं। मैंने कहा, मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूं। उसने कहा, हाँ, पिछले सेमेस्टर में मैंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी और समय से पहले मास्टर डिग्री शुरू कर दी थी। इस साल की पहली छमाही में मुझे प्रोफेसर बना दिया गया और कुछ छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए उन्हें डर लगता है। बिनपिन ने कुछ तथ्य छुपाए, पर वो नगण्य थे। असल में उसने बचपन से ही एलिट शिक्षा प्राप्त की थी और खुद से कुछ कोर्स पूरे कर चुकी थी। अब वो जीवन में कुछ जरूरी यात्राएं पूरी कर रही थी। वो कहती है कि क्या मेरे पीछे कोई है। सारी चुनौतियों को बहुत जल्दी खत्म करना बहुत बोरिंग है। पर बिनिंग बिन को उम्मीद नहीं थी कि जिंदगी में एक छोटा सा हादसा हो जाएगा। उसने मुझसे मिलने के बाद ही मुझे दिलचस्प पाया। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, उन्हें तुमसे डरना ही चाहिए। विनिंग बिन ने हल्की मुस्कान के साथ अभी जो हुआ उसका एक बहाना ढूंढ लिया, पर उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक निजी रेस्टोरेंट के रास्ते में बिनिंग बिन अप्रत्याशित रूप से 2 लोगों से मिल गई जिनसे वो नहीं मिलना चाहती थी। उन्होंने पूछा कि वो कौन है। किसी ने उन्हें कभी एहसास नहीं दिया था कि वहां कोई खतरा है, भले ही दोनों ने उस खतरे को महसूस न किया। वो हमेशा सोचते थे कि मैं उनमें से किसी एक को साथ रहने के लिए चुनूंगा, पर मैंने किसी को नहीं चुना, बल्कि किसी और को। लू रुआन की आंखें ठंडी और अजीब थीं। वो बिन को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उन्होंने पूछा कि वो कौन है। ऐसा लगता है आप लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस समय आपको सेनाओं के साथ होना चाहिए। उस दौरान बिनिंग बिन ने मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे सांत्वना दी। उसने मुझे एक गर्मजोशी भरी ताकत दी। उन्होंने कहा कि हम उसके साथ नहीं हैं, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। पिछली बातों के बारे में मैं समझा सकता हूँ। फोटो में सियानोयू पहले जैसा नहीं रहा था। आखिरकार, क्या तुम उसकी माफी मांगने आए हो? मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अब बताने के लिए कुछ बचा है। हम सियानाओं से माफी मांगने नहीं आए हैं। वो अब इसी का हकदार है। पहले हम उसके द्वारा धोखा दिए गए थे, इसलिए हम तुमसे कितना रूखे हुए थे। लिन और लुरुआन ने साथ में उस दौरान जो कुछ हुआ था सब समझाया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने समझाया नहीं तो वो शायद हमेशा के लिए जियो और ओयू को खो देंगे। उन दोनों अलग अलग नजरों में एक जैसी ईमानदारी थी। वो सोचने लगे कि क्या ये उनका सपना है या झूठ। ये सुनकर मुझे रुलाई आ गई। ये बहुत बेतुका है। भले ही वो जो कह रहे हैं वो सच हो, पर मुझे जो नुकसान हुआ है वो असली है। मैं उन्हें माफ नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता हूं। लू रुआन और लिन यांग, अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो तुम अपने प्यार के इंसान को कभी ऐसे चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर तुम सच में जियो और ओयू को पसंद करते हो तो तुमने उसे ऐसे कैसे चोट पहुंचाई? साथ ही मुझे अपना परिचय देने दो। मैं जूसिया होयू की मंगेतर हूं। ये कहती दोनों वहीं जम गईं। उन्हें लगभग यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। जियो, मैं चाहती हूं तुम मुझे बताओ कि ये सच है या झूठ। बस तुम कह दो कि ये झूठ है, मैं मान लूंगी। लिन ने भी यही कहा। मैंने हैरानी से विनिंग पिन को देखा। उसने मुझे विश्वास दिलाते हुए एक नजर देखी। मैंने प्यार से विनफेक्ट को गले लगाया और दोनों की उंगलियां स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ गईं। मैंने कहा, क्या हम काफी स्पष्ट नहीं है? मेरे माता पिता ने पहले ही हमारी शादी तय कर दी है। अब बिन बिन मेरी मंगेतर है। उसने जोर देकर कहा कि बचपन की सगाई पर यकीन नहीं किया जा सकता। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने हमें परेशान करने के लिए जानबूझकर किसी को ढूंढा है। ये मजाक बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमने कुछ गलत किया है। तुम जो सजा दोगे हम मानेंगे, पर ऐसा मत करो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। 1 मिनट से भी कम समय में कई गार्ड आ गए और लूरुआन और लिन को ले गए। उनका स्कूल छोड़ना मुझसे बिल्कुल संबंधित नहीं है। ये उनका अपना फैसला है। मैं अब उन्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? इस साफ इनकार ने उनका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उनके सामने बिनिंग बिन मेरा हाथ पकड़कर प्राइवेट रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। उसने पूछा कि तुम ठीक हो? मैंने कहा, ठीक हूं, मदद के लिए शुक्रिया। हम दोनों टेबल पर बैठ गए। विनिंग शांति से खाना खा रही थी। हमारे स्वाद काफी मेल खाते थे। टेबल पर रखा खाना हम सबका पसंदीदा था। बिन रुक रुक कर मेरी पसंद को नोटिस करती, मुझे खाना परोसती और चाय भरती। मेरे होंठ थोड़े मुड़ते देखकर बिन भी थोड़ा मुड़ गया। फिर उसने एक छिपे हुए कोने की तरफ चुपके से देखा। उसने कहा, मिस लू, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप श्री को परेशान न करें, वरना परिणामों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगी। लूरुआन चुपचाप उठ गई। उसने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसका पीछा करना बंद करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ लिन को मुश्किल से घर भेजा गया था और उसके पिता ने उसे बंद कर दिया था। लिन ने पूछा कि पापा, मैं शाओयू को नहीं छोड़ूंगी। पहले जब मुझे पसंद करते थे तो मेरा सपोर्ट करते थे, अब क्यों नहीं कर सकते? उसके पिता ने कहा कि तुम्हें पता है, वो पहले था। इस 1 साल में तुमने जियो और ओयू के साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या तुम भूल गई हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ और मैं कितनी बार जियो परिवार में माफी मांगने गए? जियो होयू के लिए बुरा महसूस करना ठीक है, सियाना और होयू के साथ संबंध रखना ठीक है,
इतना कुछ करने के बाद तुम पीछे क्यों हट रही हो? तुमने लिन परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। लगता है तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार किया। आज से तुम घर पर ही रहो, यहीं पढ़ाई करो और बाहर मत निकलो। लिन के पिता इतना गुस्सा थे कि उनके सीने में जोरों की हलचल थी। लिन की माँ ने तुरंत उनकी पीठ सहलाई, पर लिन फिर भी अड़ी थी और वो सिर झुकाने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मम्मी पापा, पहले मैंने जियो और हुयू के साथ गलत व्यवहार किया। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी ले सकती हूँ और माफी भी मांग सकती हूँ, पर वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। लू रुआन की मदद से लिन दिव्य हॉल से बच निकली। उसने देखा कि लू परिवार खाली था। जमीन पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं। हर चीज में तीनों की यादें थीं। तीनों के साथ खेलने की यादें थीं। उनकी भावनाओं से लिखे डायरी थे। उसने सोचा कि जियो हमेशा दयालु है, वो हमें जरूर माफ करेगा। हमने बस गलत तरीका अपनाया। लिन ने उन चीजों को देखा। काफी देर तक सन्नाटे के बाद आखिरकार बोली, चलो एक ही दुश्मन के खिलाफ साथ मिलकर काम करते हैं। बिनिंग, साथ मिलकर ही हमें जियो और होयू के साथ एक मौका मिल सकता है। सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने अपनी पिछली सारी चीजें व्यवस्थित कर लीं। कई बक्से भरने वाली चीजों को देखकर वो अचानक जम गईं। बिना किसी कारण के उन्हें बेहद घबराहट महसूस हुई। उन्हें सहज रूप से याद आया वो समय जब ज्यूसिया ने कूड़ेदान में चीजें फेंकी थीं। क्या वो सच में पुरानी हो गई थीं? सब कुछ अच्छी तरह से सुरक्षित था। उनकी चीजें कैसे पुरानी हो सकती हैं? स्कूल शुरू होने से पहले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ था वो बार बार उनके दिमाग में गूंज रहा था। उनके दिल में पहले से ही एक अस्पष्ट जवाब था, पर वो अनजाने में उससे बच रहे थे। जिंक शहर वापस आने के कुछ ही समय बाद वो फिर से गुपचुप उत्तरी शहर चले गए। वहां एक कमरा था, एक छोटा सा कमरा जो बिन बिन का था। वो और ज्यूसिया एक दूसरे के सामने बैठे अकेले पढ़ाई कर रहे थे। बीच बीच में कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते थे। जब ज्यूसिया ने बिनिंगबिन की सुपरबिलिटी को पहचान लिया तो वो लगभग हर दिन उसके पास पढ़ने आता था। उस दौरान वो विद्वान बिनिंगबिन एक बेहतरीन सहायक थी। जियो हर समय उसके साथ पढ़ना और उसे सीखना चाहता था। उनके बीच का माहौल उस रिश्ते जैसा नहीं था जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, बल्कि एक गुरु और चेले की तरह था। बिनिंगबिन ने भी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को पाया था जो उसकी विचारधारा के साथ चल सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे सब कुछ सिखाया। पर यह दृश्य लू रुआन और लिन की नजरों में पड़ते ही उन्हें लगभग पागल कर दिया। उन्होंने फूलों से बना एक ब्लॉक महल बना लिया था। उस ब्लॉक महल को लाइब्रेरी के बाहर रखा गया था। अनगिनत गिफ्ट बॉक्स के अंदर उनकी सालों पुरानी यादों से भरे हुए थे। अनगिनत मोमबत्तियां जल रही थीं, जिससे वो महल और भी जादुई लग रहा था। लू रुआन और लिन ने ध्यान से अपने आप को अलग अलग अंदाज के कपड़े पहनाए, पर उनकी भावनाएं एक जैसी थीं। उनके हाथों में फूल थे। वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। कई छात्र एक दूसरे को बुलाते हुए जियू और ओयू के अंदर चले गए, पर जियू से ओयू कभी बाहर नहीं आया। लिन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि जियू स्याओ, मैं पिछले वादे को पूरा करने आई हूं। पिछली बार तुम मेरा एहसास नहीं सुन पाए थे। ये वाला मौका मत गंवाना। कई छात्र आकर्षित हुए और बाहर देखने लगे। उन्होंने कहा कि जियोयू, तुमने हमसे पहले वादा किया था कि तुम हम में से किसी एक को चुनोगे। अब समय आ गया है फैसला करने का। ऊपर से इस दृश्य को देखकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। मैंने सीधे पुलिस को फोन कर दिया, कहा कि आग का खतरा है और ये इलाके का शांति भंग कर रहे हैं। बिनिंग ने स्कूल के मैनेजमेंट टीचर को भी मदद के लिए ढूंढा और पानी की टंकी वाली गाड़ी बुलाई। जियोयू नीचे उतरा और उनके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हें ट्रूथ या डेयर वाला गेम याद है? मैंने पहले दिन कहा था कि मैं 2 चीजें फेंक दूंगा, वो तुम दोनों हो, चाहे कितनी बार दोबारा करो। मैं तुम में से किसी को नहीं चुनूंगा। बात खत्म करती पानी की टंकी वाली गाड़ी ने एक जोरदार फव्वारा छोड़ा। उसने तुरंत सारी मोमबत्तियां बुझा दी। लू रुआन और लिन भी पूरी तरह भीग चुके थे। एक अच्छी तरह से तैयार की गई प्रपोजल विफलता के साथ समाप्त हो गई। ल्यूआन के बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। उसका पीला चेहरा बहुत बदतर लग रहा था। उसने कहा, ज्यू सॉरी, हमने पहले कुछ गलत किया था, पर तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो। मैं तुमसे कई कई सालों से प्यार करती हूँ। देखो, ये सब चीजें मेरे प्यार की निशानी है। इतना कठोर मत बनो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये कहते हुए वो एक घुटने के बल बैठ गई और उसने वो परिवार की विरासत वाली घड़ी निकाली। उसने कहा कि ये रिंग सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं इसे फेंक दूंगी। ज्यूसिया बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लिन यांग ने कहा कि हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनो, बस तुम बिनिंगिन को छोड़ दो। हम दोनों तुम्हारे साथ मिलकर प्यार करने को तैयार हैं। फिर उसने वही परिवार की विरासत वाली घड़ी निकाली। बहुत सारे दर्शक इस बारे में बात कर रहे थे। जियो पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसे उनकी बातें हास्यास्पद लगी। जियो ने कहा, दोनों पागल हैं। आप लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। माफी देना तो दूर, आप लोगों के साथ रहना तो कोई सवाल ही नहीं है। ये नामुमकिन है। ये सोचना छोड़ दो। वो विरासत तुम्हारी चीज है, भले ही उसे फेंक दो। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जियो ओयू बिना झिझक अपना पैर उठाकर चला गया। उसका साफ मन चाहने का रवैया काफी स्पष्ट था। लू रुआन उसकी जाती हुई पीठ देख रही थी, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। वो अभी भी उसका पीछा करना चाहती थी। पुलिस आकर पूछने लगी कि किसने ऐसा किया। कुछ पूछताछ के बाद वो उन्हें ले गए। एक गश्ती वाहन इतने लोगों को बैठा सकता था, इसलिए जियोयू ने कहा कि वो ड्राइव कर सकता है वहां स्टेटमेंट देने। सब थाने चले गए।
पर उसी समय एक पुराना ट्रक अचानक गश्ती वाहन की तरफ बढ़ा। बिंग के ड्राइवर पूर्व स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था। उसने बहुत तेज रिएक्शन दिया, अपनी कार फुर्ती से घुमा ली। पर गश्ती वाहन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत फुर्ती से बचने के बावजूद ट्रक उसी पर तुला हुआ लग रहा था और उसने बिना किसी सोच विचार के गश्ती वाहन के पीछे टक्कर मार दी। ट्रक के ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स येनाव था। वो चाहता था कि सब पछताएं, पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गश्ती वाहन में बैठा व्यक्ति ज्यूसिया नहीं बल्कि लू रुआन और लिन थे। ट्रक ने गश्ती वाहन को बेरहमी से टक्कर मार दी। दोनों सहायक पुलिस कांस्टेबलों के साथ बेहोश हो गए। कुछ दिनों बाद लिन को होश आया। उसे हल्की चोटें थीं, क्योंकि वो बेहोश होने के दिन पुलिस द्वारा सुरक्षित थी। उसकी चोट गंभीर नहीं थी, बस एक पैर कुचल गया था, टूट गया था। उसने जियो और ओयू को मिलने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे लंगड़ाती देखे। लूरुआन को होश आ गया, पर उसके दिमाग में कुछ समस्या थी। जब भी वो कुछ सोचने की कोशिश करती, उसके सिर में दर्द होता। वो हॉस्पिटल के कमरे में चुपचाप लेटी रहती। उसने जियो शाओयू को मिलने से इनकार कर दिया। उसने पूछा कि जियो शाओयू कौन है। वो नहीं जानना चाहती। कमरे के बाहर ये सुनकर ज्यूसिया चुपचाप चला गया। असल में ज्यूसिया को थोड़ा गिल्ट था। आखिरकार सिएनाओ ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उन दोनों को मारा। इसलिए जियोयू ने कुछ मुआवजा छोड़ा और चला गया। जियोयू के जाने को नोटिस करते ही कमरे में लू रुआन चुपके से रो रही थी। वो सिर्फ झांसा दे रही थी। उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, पर अब उसकी हालत भूलने की बीमारी से कम नहीं थी। एक ऐसा इंसान जो हमेशा होशियार रहता था। वो सामान्य रूप से सोच भी नहीं सकता था, बस एक बेवकूफ हो सकता था जो कुछ भी नहीं सोचता। कैसी यातना थी ये। उन्होंने प्रवेश परीक्षा मिस कर दी। अगले साल की परीक्षा तक उन्होंने फिर से परीक्षा दी। लिन को पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, पर लूरुआन को उत्तरी शहर की किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। लूरुआन के लिए यह पहले से ही कड़ी मेहनत का नतीजा था। कॉलेज शुरू होने के दिन लिनवांग ने फिर से एक सरप्राइज तैयार किया, पर उस दिन कई छात्र खेल के मैदान की तरफ जा रहे थे। कह रहे थे कि कुछ रोमांचक है, लगता है कोई शादी मना रहा है, चलो देखते हैं। सुनो, क्या तुम मुझे ज्यूसिया को खोजने में मदद कर सकते हो? क्या तुम पहले साल के छात्र हो? ज्यू स्याओयू और बावे की आज शादी है। क्या तुम्हें नहीं पता? ज्यू बावे की तरह ही एक्सीलेंट है। उसने कई क्लास जंप किए हैं। अब उसे मास्टर डिग्री के लिए प्रमोट कर दिया गया है। हो सकता है भविष्य में हमारे स्कूल में पढ़ाए। वो अक्सर साथ घूमते हैं। वो एक परफेक्ट जोड़ी है। उन्होंने पिछले साल ऐसे ही समय पर अपने प्यार का इजहार किया और सगाई कर ली। वो दृश्य बहुत रोमांटिक था। सबको जलन होती थी। इस साल उनकी शादी हो रही है। कितनी जल्दी! अगर तुम अभी खेल के मैदान में जाओगे तो शायद तुम उनकी शादी देख सको। ये सुनकर लिनवांग लगभग वहीं अवाक बैठी रही। वो नहीं जानती थी कि वो कब खेल के मैदान के कोने तक पहुंच गई। लू रुआन भी उसके बगल में आ गई। उन्होंने दूर सफेद शादी की पोशाक वाली लड़की को देखा। उनकी आंखों में हमेशा वो चाहत थी, पर वो दोनों जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब कृपया अंगूठियों का आदान प्रदान करें। जियोयू और पिन ने अंगूठियों का आदान प्रदान किया। अगले ही पल उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और चूम लिया। अनगिनत लोगों ने जयकार की। ज्यूसिया ने बिनिंगबिन को अपनी बाहों में उठा लिया और भीड़ की तरफ दौड़ पड़े। उसने कहा, मुझसे शादी करो, क्या तुम खुश हो? उसने कहा, हाँ, हो सकता है हम एक दूसरे से काफी प्यार नहीं करते, पर एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। दो अलग अलग आत्माओं के स्पर्श के क्षण हमें पता चल गया कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। किसी तरह लुरुआन और लिन चुपके से जा चुकी थीं। एक बार बहुत करीब रहने वाले तीन दोस्त आखिरकार अलग हो गए। वो उसी शहर में थे, पर अक्सर उनके बारे में सुनते थे, फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा। एक दिन तक लुरुआन और लिन ने टीवी पर उनके बारे में खबर देखी। अनगिनत लोग उनके प्यार से जलते थे और उनकी प्रतिभा और एक दूसरे के प्रति उनके भरोसे और समझ को और भी ज्यादा सराहते थे।